Everyone, welcome to the channel and let's start a new video. Today we will do the banking sector reforms in India. We have already done the Narsimham committee and the functions of Reserve Bank of India in the last video, and today we will do the banking sector reforms, the money market, the capital market and the government securities market. So let's start with the banking sector reforms in India. 1991 में नरसिम्हम कमेटी जब फॉलो की गई थी एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, सो दैट टाइम अवर कंडीशन, हमारी जो कंट्री की कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी. फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट गुड. सो नरसिम्हम कमेटी को अडॉप्ट करने के बाद देयर वर सम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, मीन्स कुछ चेंजेस आए. रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? दोबारा से किसी चीज़ का निर्माण करना. तो दोबारा से फॉर्मेशन की गई एंड जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं ये हमने कल कर लिया था. दैट जो हमारा CRR है, SLR है, वो रिड्यूस किया गया था. CRR जो है वो रिड्यूस किया गया था अप टू 3.1%, जबकि SLR रिड्यूस किया था 25% तक. नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में आएंगे. द फर्स्ट वन इज दैट इज डीरेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. इसका मतलब है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, पहले उन पे बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशंस होती थी, बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती थी. लेकिन नरसिम्हम कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि अगर आप इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस लगाएंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट सो एफिशिएंट. तो अगर आपको एफिशिएंसी लानी है, कंट्री की डेवलपमेंट एक फास्टर रेट पे करनी है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को डीरेगुलेट करना होगा. मीन्स उनके ऊपर से रेगुलेशंस को रिमूव करना होगा. देन देयर वाज द डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. जो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रेगुलेशंस थी, जो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई चार्ज किए जाते थे एंड स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, सो दैट वाज आल्सो डीरेगुलेटेड. डीरेगुलेशन करने से जो लोग थे उनकी डिमांड बढ़ी. सो मीन्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी एंड ड्यू टू दैट इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल फॉर्म हुआ. इसके अंदर आप एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को भी अप्लाई किया गया. This is basically the capital adequacy norms, and somewhere it is also called the capital adequacy ratio, जिसको डिटरमाइन किया गया 8%. एंड काफ़ी सारे हमारे जो बैंक्स हैं वो ये अचीव भी कर पाए. 8% जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो ये अचीव भी कर पाए. कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है वो बेसिकली आपका क्या होता है? देखिए, कैपिटल मीन्स पूंजी, एडिक्वेसी मीन्स विच मस्ट बी एडिक्वेट इनफ. तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि जो परसेंटेज है वो 8% रखी जाए. तो जब हमारे नरसिम्हम कमेटी थे उन्होंने ये रिकमेंड किया तो उसके बाद सोचा गया कि मे बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसको अचीव ना कर पाए. बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमारे सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपने बैंक्स के अंदर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 8% तक बनाने में वो कामयाब रहे. So these were the three basic points. Then one more important point जो हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर आएगा, that is liberalized branch licensing. Liberalized ब्रांच लाइसेंसिंग. जैसे पहले ब्रांचेस को लाइसेंस देने में बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती थी, लेकिन फिर उनको क्या कर दिया गया? लिबरलाइज कर दिया गया. काफ़ी सारी छूट दे दी गई जिसकी वजह से काफ़ी सारी ब्रांच एक्सपेंशंस भी हुई. मींस न्यू ब्रांचेस भी ओपन हुई एंड साथ में जो ब्रांचेस पहले से थी उनको भी और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया गया. So these were the basic points of banking sector reforms in India जो कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अडॉप्ट किए गए थे.
परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? वो एसेट्स जो बैंक रिकवर नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मीन्स फॉर एग्जांपल बैंक ने किसी को लोन दे दिया, एडवांसेस दे दिए, कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि ओवरड्यू रह जाए फॉर मोर देन 90 डेज, 3 महीने से ज़्यादा अगर ओवरड्यू रह जाता है एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल पर्पस, उसके लिए मोर देन हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स गिवन दिए जाते हैं, उस टाइम में पेमेंट करनी होती है। लेकिन बाकी सबके लिए किसी भी टाइप का अमाउंट हो, अगर इंटरेस्ट भी एंड लोन भी, अगर प्रिंसिपल अमाउंट एंड प्लस इंटरेस्ट अमाउंट रिपेयर जो है वो पे नहीं कर पा रहा है विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड मिनिमम इज 90 डेज, तो उसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो कोई भी अमाउंट अगर ओवरड्यू रहेगा जो कि बैंक को पे करना है, मीन्स बैंक उसको रिसीव करेगा एंड उसको पे नहीं कर पा रहे हैं एंड इट हैज़ बीन मोर देन 90 डेज, 90 डेज से ज़्यादा का समय हो गया है, चाहे कोई भी अमाउंट हो, ना ही आप लोन रिपे कर पा रहे हैं ना ही इंटरेस्ट, तो बैंक के लिए वो क्या बन जाते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो 3 टाइप के हैं, दैट इज सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स मीन्स जब आप पेमेंट 12 मंथ्स तक भी नहीं कर पाए तो उसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। एंड अगर आप 1 साल से ज़्यादा समय ले लिया, स्टिल यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू पे दैम, सो दैट इज कॉल्ड डाउटफुल एसेट्स। एंड लॉस एसेट्स हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बेसिकली जिसपे ना ही लोन एंड इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाए, सो दीज आर कॉल्ड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. You can write them down. एक बात और ध्यान रखिएगा, पहले ये जो 90 डेज का मैंने समय बताया, ये पहले था कि 90 डेज तक अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, बट विद डेट दैट इज 31 मार्च 1994 ये वाले रूल्स रेगुलेट हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं, दैट नॉन पेमेंट ऑफ लोन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर मोर देन 90 डेज, 90 डेज तक भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये डेट कब डिसाइड हुई है, कब से ये डिसाइड हुआ है? दैट इज 31 मार्च 1994 से। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. Then comes the very important, that is the capital market difference between, let's start with financial market. सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? देखिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स खरीदने हैं तो आप वेजिटेबल मार्केट के अंदर जाते हैं ना, या किसी मॉल में भी जा सकते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सो सिमिलरली जब आपको फाइनेंस चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाएंगे. अब इस फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन जा सकता है? एक इंडिविजुअल भी जा सकता है, कोई कंपनी भी जा सकती है, कोई बैंक भी जा सकता है, इवन गवर्नमेंट भी जा सकती है, एंड हमारे जो सेंट्रल बैंक हैं वो भी जा सकते हैं. सो फाइनेंशियल मार्केट मीन्स एक ऐसी मार्केट जहाँ पे परचेज एंड सेलिंग होती है. किसकी? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की. लाइक एंड अब हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस क्या क्या हैं? अलग अलग हमारे बिल्स होते हैं, लाइक ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी नोट्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज. तो ये फाइनेंशियल इश्यूज को या ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को खरीदने के लिए एंड बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाना पड़ता है. So financial market is that market where we purchase and sell the financial aspects. So it is basically of 2 types. हमारे इंडिया के अंदर ये 2 टाइप की है. जस्ट अ मिनट. हाँ जी, देखिए, तो फाइनेंशियल मार्केट इंडिया के अंदर 2 टाइप की है. वन इज मनी मार्केट
एंड सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट. वन इज मनी मार्केट एंड सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट किसके लिए है? देखिए, मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस. अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन लेने हैं देन यू विल गो टू मनी मार्केट. जो टाइम पीरियड है दैट इज लेस देन 1 ईयर. 1 ईयर होता है मनी मार्केट के अंदर. वही कैपिटल मार्केट आपको प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन. लॉन्ग टर्म लोन्स आपको मिलते हैं कैपिटल मार्केट में एंड बेसिकली मोर देन 1 ईयर. ऑलराइट, सो मनी मार्केट के अंदर आप जाएंगे, आप किसके थ्रू जाएंगे? यू कैन गो थ्रू द कॉमर्शियल बैंक्स. इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक्स भी जाते हैं, इंडिविजुअल्स, and this is basically done through the help of stock exchanges, or that is we call the SEBI. SEBI is Securities and Exchange Board of India. तो इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू काम होता है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो इसके अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड से काम होता है, जबकि इसके अंदर आपका किसके थ्रू काम होता है? थ्रू कमर्शियल बैंक्स. नाउ मनी मार्केट इज ऑब्वियसली इट हैव लो रिस्क. इसके अंदर कम रिस्क रहेगा क्योंकि कम टाइम पीरियड है, एंड इसके अंदर ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टाइम पीरियड होता है. देन दे हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. लाइक मनी मार्केट के अंदर हम खरीदते हैं ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स. एंड वही कैपिटल मार्केट में हम लेते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. शेयर्स, bonds and debentures. So just write them down. यहाँ पर एक पॉइंट और आप लिख लीजिए, फिर मैं इकट्ठे इसको रब कर दूंगी. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लिक्विडिटी. लिक्विडिटी के लिए मनी मार्केट इज इम्पॉर्टेंट. वाइल कैपिटल मार्केट जो बेसिक पर्पस हैं दैट इज फॉर मर्जर, एक्विजिशन, इन सब पर्पस के लिए होती है. तो लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पोस्ट कर लीजिए, नोट्स बनाएं अपने. तो ये होता है हमारा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. तो अगर आपको छोटे टाइम के लिए लोन चाहिए तो आप मनी मार्केट के अंदर जाएंगे. ज़्यादा समय के लिए लोन चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट के अंदर जाएंगे. तो छोटे समय के लिए, कम समय के लिए लोन ले रहे हैं तो कम रिस्क होगा, यहाँ आपका ज़्यादा रिस्क होगा. यहाँ पर छोटा टाइम पीरियड है, वी हैव द लेस पीरियड ऑफ टाइम. तो लिक्विडिटी है बिकॉज आप इजीली अपने बिल्स को, अपने नोट्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. वहीं कैपिटल मार्केट के अंदर जब आप कोई शेयर्स ले रहे हैं, बॉन्ड्स ले रहे हैं, डिबेंचर्स ले रहे हैं, तो दिस इज़ बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ मर्जर, एक्विजिशन, या आपको बड़े लेवल पे क्या चाहिए? लोन चाहिए. इसको हम मुद्रा बाजार कहते हैं, इसे हम पूंजी बाजार कहते हैं बिकॉज मनी इज called मुद्रा एंड कैपिटल इज कॉल्ड पूंजी. देन मनी मार्केट के अंदर आपका कौन हेल्प करता है? कॉमर्शियल बैंक्स हेल्प करते हैं, इंडिविजुअल्स हेल्प करते हैं. वहीं कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको रेगुलेट करता है. मनी मार्केट के अंदर आपके एग्जांपल्स आएंगे ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स,
कमर्शियल पेपर्स। वहीं कैपिटल मार्केट में हम किन चीज़ों को खरीदते हैं, शेयर्स को, बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को, एटसेट्रा। आई होप क्लियर होगा। अगेन मैं आपको कह देती हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो, यू कैन कॉन्टेक्ट, आप कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं, आपको वो वीडियो दोबारा से प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ में ही अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो पहले सिलेबस का जैसे आपको वीडियोस मिलने बंद हो जाएंगे, आपको क्वेश्चंस के वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे MCQ वाले फोल्डर के अंदर। सो दैट्स नॉट एन इशू, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां कराई जाएगी। लेकिन अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रह गया है किसी भी टॉपिक से, किसी भी यूनिट से, तो आप कांटेक्ट करके बता सकते हैं। सो आप लिख लीजिए, आई थिंक लिख लिया होगा। Now see the government securities market. Next topic we will do the government securities market. What is government securities market? Government securities market means, देखिए गवर्नमेंट को इतनी सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करनी है, गवर्नमेंट को पूरी एक कंट्री रन करनी है, तो गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, उसे भी फाइनेंस चाहिए। तो वो फाइनेंस कहाँ से ले सकती है? जनरल पब्लिक से ले सकती है, लेकिन किस तरीके से पैसे लेगी? तो वो अपने सिक्योरिटीज सेल करते हैं एंड उन सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ये सेल की जाती हैं। एंड ध्यान रखिए इसके अंदर रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं, एंड जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो होते हैं हमारे RBI है, म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल कराने के लिए। कमर्शियल बैंक्स हैं। सो ये किस तरीके से हेल्प करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू इनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है दैट गवर्नमेंट वांट टू सेल इट सिक्योरिटीज़, एंड वो सिक्योरिटीज़ जो जो खरीदना चाहता है तो ऑक्शन लगती है, मीन्स बिडिंग की जाती है, एंड उस बेसिस पर जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं? सेल हो जाती हैं। अब जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचेगा देन ऑब्वियसली ये, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट सेल कर रही है, सो दे आर रिस्क फ्री। रिस्क इसके अंदर ज़्यादा नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो गवर्नमेंट है वो देखिए, एक होती है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स जिसको हम कहते हैं, देन वी हैव ट्रेजरी नोट्स, देन वी हैव ट्रेजरी बॉन्ड्स। इनका बेसिकली टाइम पीरियड होता है 90 डेज। ट्रेजरी बिल्स आप ले सकते हैं 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 एंड 364 डेज, तो आप देखिए 1 ईयर से कम के ही होते हैं। वहीं ट्रेजरी नोट्स आपके होते हैं 1 ईयर टू 10 ईयर, एंड आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स। जो ये वाली अमाउंट है ये आपकी ज़ीरो कूपन रेट पे होती है। ज़ीरो कूपन रेट मीन्स दैट नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता टी बिल्स एंड टी नोट्स के ऊपर। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है ट्रेजरी बॉन्ड्स के लिए। सो दिस वाज ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी नोट्स एंड ट्रेजरी नोट्स। दीज आर रिस्क फ्री बिकॉज दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। इन्हें गवर्नमेंट बैकिंग प्रोवाइड होती है, इसीलिए ये रिस्क फ्री होती हैं। तो ये होती है हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, थ्रू विच गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करता है? फाइनेंस कलेक्ट करता है फॉर इट्स वेलफेयर एक्टिविटीज। एंड इसके अंदर टैक्सिंग पावर की भी थोड़ी बचत हो जाती है।
एक बात और ध्यान रखिए, वी हैव द ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स। आपने सुने होंगे कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स भी जाकर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जहाँ से हमें अगर आपने देखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस जीत जाता है तो उस केस के अंदर उसे पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे पहले ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं एंड फिर उस पर्सन को मिलते हैं। तो सिमिलरली ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी सेल करता है, क्योंकि ट्रेजरी डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का खरीदना और बेचना काफ़ी ईजी वर्क है। सो रिटेल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, बैंक से भी खरीद सकते हैं एंड साथ में ब्रोकर से भी खरीद सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, जो आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, इनके डिनोमिनेशंस मोस्टली होते हैं 1000 के, एंड जो आपके नोट्स हैं ये आपके हो सकते हैं, ये इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, लेकिन ट्रेजरी बॉन्ड्स के 1000 डिनोमिनेशंस के होते हैं ये। एंड देखिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है, बेसिकली इसके अंदर रिस्क कम है, लो रिस्क है, लेस इंटरेस्ट रेट होता है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, नो कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड दे हैव ऑल्सो लो रिटर्न। रिटर्न भी इन पर क्या मिलता है, हमें कम मिलता है। Then we also have the saving bonds and the commercial papers and all. एक बात और ध्यान रखिए, जो भी हमारे ट्रेजरी बिल्स नोट्स हैं, इन्हें रिडीम किया जाता है एट फेस वैल्यू, रिडीमेबल एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का है एंड उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया 1.80 का, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट 1.80 का है, तो कितने में इशू की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दी 98.20 में। लेकिन जब ये रिडीम होंगे, मीन्स जब इनकी रीपेमेंट होगी, देन दे विल बी रिडीमेबल एट फुल ₹100, मीन्स एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पर रिडेम्पशन होता है, एट फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू पे रिडेम्पशन किया जाता है किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का। ओके, सो अभी जो कमर्शियल पेपर्स हैं, कमर्शियल बिल्स हैं, लेट्स डू थ्रू पीपीटी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सी दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आई थिंक थोड़ा सा कम विजिबल होगा, लेकिन मैं थोड़ा लाउडली रीड कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मनी मार्केट का मतलब, जैसे कि आप देख सकते हैं, मनी मार्केट का मीनिंग अभी हमने किया फॉर द short period of time. So it is for short period and this is for long term period. This is less than 1 year and this is more than 1 year. जो मनी मार्केट है वो आपको वर्किंग कैपिटल मीन्स लिक्विडिटी में हेल्प करता है एंड कैपिटल मार्केट आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में हेल्प करता है।
मनी मार्केट में आपके आते हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। कैपिटल मार्केट में आपके आते हैं शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। मनी मार्केट में हर सिंगल इंस्ट्रूमेंट बड़े अमाउंट का होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट में हर सिंगल इंस्ट्रूमेंट स्मॉल अमाउंट का होता है। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, ये हैं सिंगल इंस्ट्रूमेंट लेकिन इनका अमाउंट बड़ा होता है। वहीं कैपिटल मार्केट में हर इंस्ट्रूमेंट छोटी ही अमाउंट का होता है। सो दिस कैन बी द कन्फ्यूजिंग पॉइंट। सिमिलरली मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टेंस हाउसिंग, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिल ब्रोकर्स ये हेल्प करते हैं। वहीं कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस, कमर्शियल पेपर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, मोर्टगेज बैंक्स, दीज ऑल हेल्प। देन मनी मार्केट जो है वो आपका लेस होता है, क्योंकि इसके अंदर स्मॉलर मेच्योरिटी होती है। वहीं कैपिटल मार्केट में रिस्क हाइयर होता है। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं कैपिटल मार्केट में वो ओवर फोन भी हो जाती हैं, जबकि आपकी जो कैपिटल मार्केट है वो एक फॉर्मल प्लेस यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर ही होंगी। कैपिटल मार्केट के अंदर आपको स्टॉक ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मनी मार्केट में आपको ब्रोकर्स की हेल्प नहीं पड़ती। मनी मार्केट लिक्विडिटी एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं, वहीं मनी मार्केट आपके कैपिटल को, आपकी पूंजी को वर्क पे लगाती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। मनी मार्केट क्लोजली एंड डायरेक्टली लिंक विद द सेंट्रल बैंक से लिंक रहती है आपकी मनी मार्केट। वहीं कैपिटल मार्केट जो है वो सेंट्रल बैंक का इन्फ्लुएंस ज़रूर फील करती है, बट मेनली इनडायरेक्टली एंड थ्रू द मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट जो है वो काफ़ी लोगों से रेगुलेट होती है, बेसिकली फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। सो मनी मार्केट के अंदर कमर्शियल बैंक्स को बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है, वहीं कैपिटल मार्केट में इन इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा रेगुलेट नहीं किया जाता। सो हियर कम्स द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। मनी मार्केट के अंदर आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो करने होंगे जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होंगे। एंड जो मोस्ट एक्टिव पार्ट है वो क्या है कि आप ओवरनाइट भी कॉल करके मनी मार्केट के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। सो मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द मनी मार्केट इज़ द मार्केट फॉर ओवरनाइट कॉल and term money between banks and institutions and repo transactions. So government securities again जो आपकी गवर्नमेंट इशू करती है फॉर, ताकि उन्हें पब्लिक लोन मिल सके, एंड इसको ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन आता है। मेच्योरिटी पीरियड 2 से 30 ईयर्स तक होता है। इसके अंदर प्रॉमिसरी नोट्स आते हैं, बियरर बॉन्ड्स आते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आती हैं। डेटेड मोस्टली 30 ईयर्स की होती हैं। रिस्क ज़्यादा नहीं होता है इसके अंदर। सो नाउ सी द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले आपका मनी मार्केट एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मीन्स कि जैसे ही डिमांड की जाएगी तो आपको वो पैसे लोन पे करना होगा, एंड मोस्टली विद इन 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है, एंड 14 डेज़ के टाइम के बाद यू हैव टू रीपे दैट। तो इसके अंदर बैंक्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी पार्टिसिपेट करती हैं। एंड बैंक्स जो पैसे हैं वो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए उन्हें कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना है, कोई पेमेंट करनी है, कोई मैच्योरिटी मिसमैच को डील करना है। तो इन सब के लिए वो क्या करते हैं, एट कॉल पैसे को कॉल कर लेते हैं। देन कम्स द ट्रेजरी बिल्स। अभी हमने किया था लेस देन 1 ईयर का होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड है, एंड दीज आर इशूड एट डिस्काउंट। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यू एंड इशू प्राइस। 100 पे इशू हुआ है तो 100 पर ही रिडीम होगा, एंड बेसिकली आपका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज़, 182 एंड 364 डेज़ होते हैं। देन कम्स द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक टाइम डिपॉजिट है, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, एंड ये बेसिकली हम कंज्यूमर्स को मिलता है बाय द बैंक्स। आप सी से याद रखिएगा, सी से कंज्यूमर्स एंड सी से सर्टिफिकेट। तो बैंक्स इन्हें कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, ये नेगोशिएबल होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू कर सकते हैं बिटवीन 1 to 3 ईयर्स एंड नॉर्मली गिव अ हायर रिटर्न देन बैंक टर्म डिपॉजिट्स एंड आर रेटेड बाय अप्रूव्ड रेटिंग एजेंसीज। इन्हें रेटिंग एजेंसीज अप्रूव करती हैं, एंड इसके अंदर ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है कंपैरिजन कि आप बैंक में अपना पैसा जमा करें। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आप ले सकते हैं बैंक से, एंड उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा।
ओके। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स टाइम डिपॉजिट्स हैं एंड ये कॉमर्स कंज्यूमर्स को मिलते हैं, नेगोशिएबल हैं 1 to 3 ईयर, ईयर्स ध्यान रखिएगा 1 to 3 ईयर। तो 1 to 3 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू कर दिए किसने, बैंक्स ने कंज्यूमर्स को, एंड इन्हें कौन अप्रूव करता है, रेटिंग एजेंसीज। देन वी हैव द कमर्शियल बिल्स, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, नेगोशिएबल होती हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनके अंदर भी कम रिस्क है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, अनकंडीशनल ऑर्डर इसके अंदर होता है, एक बार बायर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये अपने आप ही लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। सो वी कैन से इट इज़ अ शॉर्ट टर्म, नेगोशिएबल, सेल्फ लिक्विडेटिंग, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है। एंड ऑब्वियसली दीज आर द बिल्स, दीज आर द पेपर्स, तो ये रिटर्न तो होंगे ही, लेकिन जैसे ही कंज्यूमर इनको एक्सेप्ट करेगा तो ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, सिर्फ एक कागज़ नहीं रह जाते। देन कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस इशू करते हैं अपनी शॉर्ट टर्म डेप्ट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए, एंड ये डिस्काउंट पे सोल्ड किए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट विद मार्केट कंडीशंस बट आर टिपिकली लोअर देन बैंक रेट्स, जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट तो होते रहते हैं विद मार्केट कंडीशंस बट आर टिपिकली लोअर देन बैंक रेट्स, लेकिन बैंक रेट से कम इंटरेस्ट रेट इनके फ्लक्चुएट होते हैं। सो कॉमर्शियल पेपर, सो लाइक आप ये ध्यान रखिए कि कॉमर्शियल पेपर है ना, तो आपका कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम है, सो समथिंग वेरी लार्ज, तो कोई बड़ी चीज़ है, सो इनको कौन इशू करते हैं, लार्ज बैंक्स इशू करते हैं। रेस्ट ऑल पॉइंट्स आर सेम, क्योंकि इनको मनी मार्केट में इशू किया जा रहा है तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को ही फुलफिल करेंगे। ओके। देन कम्स द रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स के अंदर आपके रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट आते हैं। रेपो रेट क्या होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आपका सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। रिवर्स रेपो, जब आपके कमर्शियल बैंक्स अपने पैसा सेंट्रल बैंक में जमा करते हैं तो सेंट्रल बैंक उन्हें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके थ्रू टू पार्टीज़ अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करते हैं, एंड दिस कैन बी डन फॉर ओवरनाइट बोरोइंग। सो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट सिर्फ तभी हो सकती है जब उसको आरबीआई या आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ उसे क्या करे मीन्स उनके थ्रू ही अप्रूवल होगा, तभी आप रेपो रेट की ट्रांजेक्शन्स एंड रिवर्स रेपो रेट की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ओके देन, सो थैंक यू सो मच, दिस टॉपिक्स हैव बीन डन, द मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट. Then in the next video we will do the further topics. Thank you. Performing assets means that an account that does not disclose any problems and carry more than normal risk attached to the business, and all loan facilities which are regular. So basically performing assets वो होते हैं जो recover हो जाते हैं and कोई भी problem नहीं आती, and they do not disclose any problem and carry more than normal risk से ज़्यादा risk नहीं होता performing assets में, and ये जो loan facilities हैं ये क्या होती हैं, regular होती हैं, अनलाइक द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे कि हमें पता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मींस ऐसे लोन्स, ऐसे अकाउंट ऑफ बोरोअर मींस ऐसा बोरोअर जो कि बैंक ने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या घोषित कर दिया है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या फिर लॉस एसेट, बिकॉज दीज are the as per the guidelines or the directions issued by RBI. तो RBI के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अकाउंट ऑफ बोरोअर या किसी ने कोई लोन लिया है एंड वो रीपे नहीं कर पाता है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या फिर लॉस एसेट कंसीडर कर देते हैं। सो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लेते हैं। अगेन 31 मार्च 2004 से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कौन से लोन एंड एडवांसेस हो गए, जो मोर देन 90 डेज़ होंगे। सो दोज इंटरेस्ट और दोज इंस्टॉलमेंट विच रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज़, उससे पहले हमारे लेस देन 90 डेज़ थे, लेकिन 31 मार्च 2004 के बाद क्या हो गए, मोर देन 90 डेज़, तो वो किसके अंदर आ गए, आपके एनपीए के अंदर आ गए। सिमिलरली कोई भी अकाउंट अगर आउट ऑफ ऑर्डर है फॉर मोर देन 90 डेज़, जैसे कि बैंक ने किसी को ओवरड्राफ्ट दिया, कैश क्रेडिट दिया एंड हमें उसका पता ही नहीं है, बैंक को उसका पता ही नहीं है फॉर मोर देन 90 डेज़, तो वो भी किसके अंदर आएगा, आपका एनपीए के अंदर आएगा। सिमिलरली अगर कोई बिल भी ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज़ तो वो भी आपका किसके अंदर आएगा, एनपीए के अंदर। तो किसी भी टाइप का अमाउंट हो जो ओवर ड्यू हो फॉर मोर देन 90 डेज़, सो वो किस में आएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर।
सो अभी हमने किया स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। सो स्टैंडर्ड एसेट्स वो होते हैं जिसका जो अरियर या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 90 डेज से कम है, तो वो होंगे हमारे स्टैंडर्ड एसेट्स। एंड जिसका 90 डेज से 1 ईयर तक है वो सब स्टैंडर्ड। एंड जिनका आपका 1 ईयर से 2 to 3 ईयर्स आप लगा सकते हैं तो वो होते हैं हमारे डाउटफुल एसेट्स। सो बेसिकली मोर देन 12 मंथ्स। अगर देखिए 1 ईयर से ज़्यादा का हो जाता है तो बैंक उसके लिए 25% प्रोविज़न बना के रखती है। अगर 1 ईयर to 2 ईयर्स होता है तो बैंक उसके लिए 40% प्रोविज़न बनाती है। एंड अगर मोर देन 3 ईयर्स हो जाए तो बैंक उसके लिए 100% प्रोविज़न बनाती है। देन देयर आर लॉस एसेट्स ऑल्सो। लॉस एसेट्स मीन्स अगेन जो RBI के इंस्पेक्शंस के अकॉर्डिंग, RBI के ऑडिटर्स के अकॉर्डिंग लॉस घोषित कर दिया गया है कि अब ये अमाउंट ना ही रिटर्न एंड ना ही होली मीन्स ना ही पार्टली एंड ना ही होली रिकवर हो सकती है, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे लॉस एसेट्स। नाउ क्या रीज़न्स हैं कि हमारी कंट्री के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स राइज हुए? क्योंकि प्रॉपर प्री इंक्वायरी नहीं करता बैंक लोन देने से पहले। सिमिलरली बिज़नेस अच्छा परफॉर्म नहीं करते एंड वो लोन ले लेते हैं, तो बिज़नेस अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो लोन को रिपे नहीं करते। देन विलफुल डिफ़ॉल्टर, कोई ऐसा पर्सन होता है जो जानबूझ के रिपे नहीं करना चाहता। देन लोन्स जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं, तो कभी कभी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो लोन दिए जाते हैं वो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दे पाते। सिमिलरली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बार बार चेंज होती रहती हैं, तो इनकी वजह से भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। सो अगर हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे तो उनका बैंक्स पर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली बैंक के जो कैश फ्लो है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, क्योंकि अगेन उन्हें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो अगर प्रोविज़न बनाएंगे लाइक 10%, 40%, 25% वो डिपॉजिट करके रखेंगे तो वो अमाउंट इशू नहीं कर सकते टू जनरल पब्लिक, सो रेस्ट्रिक्शन है। देन ड्रेन ऑफ प्रॉफिट, जहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा होंगे वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली बैंक की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की गुडविल पर भी फ़र्क पड़ता है, उनकी रेप्यूटेशन पे भी फ़र्क पड़ता है एंड उसकी वजह से उनकी वैल्यू ऑफ इक्विटी पर भी फ़र्क पड़ता है। वैल्यू ऑफ इक्विटी डिमिनिश भी हो जाती है। देन व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं? अगेन लीगल फ्रेमवर्क इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जो पैसे को रिकवर करते हैं, वो भी काफ़ी वीक हैं। डिमांड कम है, इकोनॉमिक रिसेशन है, स्लो डाउन है। अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बार बार चेंज होती रहती हैं। कस्टमर्स जानबूझकर पैसे नहीं पे करते एंड एलिज्ड पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, कभी कभी राजनीति की वजह से भी क्या हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाते हैं। Then we have some types of NPA also. Like first one is gross non-performing assets, means वो total loans जो कि RBI guidelines के according loss assets consider कर दिए गए हैं, means standard assets नहीं हैं, जो सब standard हैं, doubtful हैं या loss हैं, तो वो सभी assets का जो जोड़ होगा उसे आप क्या कहेंगे, gross non-performing assets, means gross advances। तो ऐसे advances जो बैंक ने दिए and they have not been recovered till now। And what is नेट NPA? नेट NPA मीन्स जितना भी आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का टोटल करेंगे उसमें से माइनस कर दीजिए उसका प्रोविज़न, तो वो होगा एक्चुअल में बर्डन। सो नेट NPA इज़ एक्चुअल बर्डन, मीन्स जो टोटल आपके ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उसमें से प्रोविज़न को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास नेट परफॉर्मिंग एसेट्स बचेंगे, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बचेंगे, तो प्रोविजंस को डिडक्ट करके आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। देन देयर आर सम NPA मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ ऑल्सो, लाइक इंडियन बैंक्स ने कुछ स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट की ताकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कंट्रोल कर पाएँ। फॉर एग्जांपल एक तो प्रिवेंटिव एंड अनदर इज़ क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मीन्स कि पहले से ही ऐसा काम ना किया जाए एंड क्यूरेटिव मीन्स कि अगर गलती हो गई है तो उसको करेक्ट कैसे किया जाए। सो इन दोनों तरीके से भी ठीक किया जा सकता है। प्रिवेंटिव क्या है, देखिए ये हमेशा सही होता है दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप सही करने से अच्छा है कि पहले से ही उस चीज़ से बचें। डेवलपिंग नो योर क्लाइंट प्रोफाइल,
आपने केवाईसी नॉर्म्स बहुत सुने होंगे बैंक से रिलेटेड। तो केवाईसी का मतलब यही होता है दैट नो योर क्लाइंट, अपने क्लाइंट को जानिए। मॉनिटरिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी आपके पास होने चाहिए। प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म इंस्टॉल कीजिए कि क्रेडिट देने के लिए कैसे कैसे क्या क्या फॉलो करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, तो वो सब मैकेनिज्म प्रॉपर फॉलो कीजिए। रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन इंटरेस्ट, जो ये हमारे बैंक्स होते हैं ये मोस्टली इंटरेस्ट पे डिपेंडेंसी की वजह से लोन्स ज़्यादा इशू कर देते थे, सो दिस शुड नॉट बी डन। देन जनरेटिंग वॉच लिस्ट स्पेशल मेंशन कैटेगरी बनानी चाहिए एंड वॉच लिस्ट भी बनानी चाहिए कि किस किस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। देन क्यूरेटिव क्या है कि अगर मान लीजिए लोन दे दिया एंड वो रीपे नहीं हो पाया, तो अब आप क्या करेंगे, रीफेजमेंट ऑफ लोन, दोबारा से फेजमेंट कीजिए। कॉरपोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चर कीजिए दोबारा से। सिक यूनिट्स, जो आपकी बेकार यूनिट्स हैं, उनको एनकरेज कीजिए कि उन्हें हेल्थ यूनिट्स क्या कर लें, एक्वायर कर लें। लोक अदालत पर आप जा सकते हैं। सिक्योरिटाइजेशन का यूज़ कीजिए। यूजिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC का यूज़ कीजिए। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के पास आप जाइए एंड कोई एक्शन लीजिए अगेंस्ट द लार्ज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो दीज आर सम इंस्टीट्यूशंस जिनकी आप हेल्प लेकर अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को